नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल में याद वशम पहुंचे। उनके साथ इजरायल के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। पीएम मोदी बता दें कि पीड़ितों की रूबरू हुए और उन्हें नमन भी किया है। ये जगह बता दें कि याद दिलाती है और यहाँ जान गंवाने वाले लाखों लोगों की व्यक्तिगत चीजें उनकी याद के तौर पर संभाल कर रखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल की संसद को संबोधित किया। इजरायल की संसद को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठीक यही किया। जब वे बोलने के लिए खड़े हुए तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अपने भाषण की शुरुआत में ही पीएम मोदी ने कूटनीति की रस्सी बताने की बातों से अलग हटकर सीधे इजरायल के उस सबसे बड़े दर्द पर हाथ रखा जो 7 अक्टूबर को हमास के हमले से मिला था। एक सच्चे दोस्त की तरह इजरायल के जख्मों पर मरहम लगाया और दुनिया को साफ मैसेज, आतंक पर डबल स्टेट डेड नहीं चल सकता। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीमांचल दौरे पर है। दूसरे दिन वे बता दें कि अरियार पहुंचे, जहां उन्होंने संबोधन के दौरान कहा कि सुरक्षा के लिए नई एसओपी लाई जाएगी। अमित शाह ने कहा कि मैं सीमांचल के क्षेत्र में आया हूं। मैं बिहार की जनता से कहना चाहता हूं कि चुनाव के दौरान मैंने कहा था कि हम बिहार को घुसपैठियों से मुक्त करेंगे। पूरे सीमांचल क्षेत्र में ये शुरुआत कुछ दिनों में होने जा रही है। आमतौर पर चुनाव के वादों को जनता को याद दिलाना पड़ता है। आज मैं सीमांचल के लोगों को अपना वादा याद दिलाने आया हूं। मित्रों, आज भारत के क्रांतिवीर वीर सावरकर जी की पुण्य तिथि है। वीर सावरकर जी न केवल आजादी के संग्राम के अप्रतिम योद्धा थे, एक निडर देशभक्त जिनकी कलम में भी बहुत बड़ी ताकत थी। गद्य और पद्य दोनों प्रकार के साहित्यों से जिन्होंने पूरे देश में देशभक्ति का ज्वार जगाया और मूल तत्वों को विचार करने वाले वो नेता थे। हम सब लोग, देश के सभी लोग, सावरकर जी के पहले 1857 में जो सशस्त्र क्रांति हुई थी उसको 1857 के विप्लव के नाम से जानते थे। वीर सावरकर ने ही दृष्टिकोण बदला और उसको देखने का नजरिया बदल गया कि 1857 में विप्लव नहीं हुआ था हमारे देश के लिए, तो वो स्वातंत्र संग्राम था। इस दृष्टिकोण से ही पूरे देश का गुलामी को तोड़कर फेंक देने का जज्बा उभर कर आया था। उनकी आजादी की इच्छा इतनी तीव्र थी, देशभक्ति इतनी सर्वोच्च सीमाओं पर थी कि दरिया के अंदर भी छलांग लगाकर देश को आजाद करने का उन्होंने प्रयास किया। अस्पृश्यता हो, भाषाओं की शुद्धि हो या परिशुद्ध राष्ट्रवाद की कल्पना हो, इस सभी के लिए वीर सावरकर जी ने मृत्यु पर्यंत बहुत प्रयास किए और निरंतर करते रहे। आज मैं मनपूर्वक पूरे देश की ओर से हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जी को हाथ जोड़कर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। ईवाई ऑफ द ईयर 2000 इंडिया अवार्ड्स में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि हाल ही में एक बहुत ही सफल एआई समिट संपन्न हुआ जो तकनीकी और स्टार्टअप क्षेत्र के लिए अहम साबित है। पीयूष गोयल ने विपक्ष पर भी कटाक्ष किया और कहा कि भारत में हो रही किसी भी सकारात्मक पहल का विपक्ष जश्न नहीं मना पाता। उन्होंने शब्दों में बता दें कि टॉपलेस होने का फैसला, और वैसे भी उन्होंने अपनी शर्ट खो दी है। यह बयान राजनीतिक हलकों में अब चर्चा का विषय बन गया है।
जापान दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यमाशी जाते समय वहां रह रहे भारतीय मूल के लोगों और बच्चों से मुलाकात की। इस दौरान भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और संस्कृत के श्लोक सुनाए। बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुति से सीएम योगी काफी भावुक और प्रसन्न नजर आए। मुख्यमंत्री ने भी बच्चों से आत्मीय बातचीत की और उन्हें चॉकलेट भेंट की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति और परंपराएं दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले भारतीयों को अपनी जड़ों से जोड़े रखती है। सीएम योगी का यह दौरा प्रवासी भारतीयों के साथ संबंध मजबूत करने और सांस्कृतिक जुड़ाव को बढ़ावा देने की दिशा में अहम माना जा रहा है। बीजेपी सांसद समित पात्रा ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्हें बता दें कि समझौतावादी कहने पर पलटवार किया। समित पात्रा ने कहा कि असल समझौतेवादी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उनके अनुसार नेहरू को चाचा नेहरू नहीं बल्कि चाचा कहा जाना चाहिए। समित पात्रा ने आरोप लगाया कि नेहरू ने जानबूझकर ऐसी गलतियां की जिसमें देश की सुरक्षा कमजोर हुई और भारत को कई मोर्चे पर जोखिम का सामना करना पड़ा। उन्होंने यह भी कहा कि नेहरू ने अपने अनुसार भारत के मानचित्र पर सीमाएं तय की, जिससे क्षेत्रीय समर्पण और सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए। आज हमने देखा कि उसके पीछे एक बहुत सोचा समझा प्लान्ड अरेंजमेंट था। सोशल मीडिया में भी हमने देखा कि रील्स चल रही है और लोगों ने बकायदा ट्वीट करके रील्स के माध्यम से ये बताया है कि उन्हें कांग्रेस कार्यालय से और कांग्रेस के बड़े लोगों का मैसेज आया था कि यदि आप वर्ल्ड एआई समिट के खिलाफ ट्वीट करेंगे या कोई रील बनाएंगे तो आपको 25,000 रुपए, 50,000 रुपए, 1.5 लाख तक आपको पैसा दिया जाएगा। अनेकों ऐसे उदाहरण हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं और ये ऑथेंटिक है क्योंकि बकायदा मैसेजेस डालकर दिखाए गए हैं। मैं भी मीडिया में देख रहा था, कई चैनल्स इसे चला रहे हैं। तो ये जो राहुल गांधी का पूरा एक प्रिपेयर्डनेस था भारतवर्ष को नीचा दिखाने में और जो स्लोगन वो कॉम्प्रोमाइज्ड का यूज कर रहे हैं, आज हम बताना चाहते हैं कि वास्तविक रूप में कॉम्प्रोमाइज्ड कौन है। इस सिलसिले में पूरे इस कड़ी में सर्वप्रथम नेहरू जी का नाम आता है। हाउ नेहरू वॉज कॉम्प्रोमाइज्ड एंड हाउ द कॉम्प्रोमाइजेस ऑफ नेहरू कॉम्प्रोमाइज्ड आवर कंट्री, आज इस विषय में कहूंगा मैं। चचा नेहरू बोला जाता था उनको, चचा नेहरू, ही वॉज कॉम्प्रोमाइज्ड नेहरू। चचा कॉम्प्रोमाइज्ड, वो चचा नेहरू नहीं थे, वो चचा कॉम्प्रोमाइज्ड थे। मुझे लगता है आज से उनको चचा कॉम्प्रोमाइज्ड के नाम से ही बोलना चाहिए। जब चचा ही कॉम्प्रोमाइज्ड होगा तो क्या देश का हाल होगा, आप सोचिए जरा। अब ये चचा कॉम्प्रोमाइज की पूरी कच्ची चिट्ठी है, बहुत बड़ी चिट्ठी है, कच्ची चिट्ठी। मैं प्रयास करता हूं कि एक एक करके इस विषय को रखूंगा और आप सब भी देखेंगे। और ये चचा कॉम्प्रोमाइज्ड की जो गलतियां थी, ये कोई नीतिगत गलतियां अनइंटेंशनली उनसे हो गई थी, ऐसा नहीं है। ये गलतियां सोच समझ करके, जानबूझ करके। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बता दें कि आयोजित किसान सम्मेलन में शामिल हुए, जहां उन्होंने किसानों की समस्याओं को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि जब भी वे किसानों की बात सुनते हैं तो उन्हें उनके दुख और तकलीफ का एहसास होता है। उन्होंने कहा कि किसानों के पास अपनी उपज को सुरक्षित रखने के लिए प्राप्त कोल्ड स्टोरेज की सुविधा तक नहीं है, जिससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने देश की नींव का जिक्र करते हुए एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह किसी भी इमारत को खड़ा करने के लिए मजबूत नींव की जरूरत होती है, उसी तरह देश को भी मजबूत नींव की आवश्यकता होती है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भारत की असली नींव किसान और खेती है। Whenever I listen to our farmers, and this is across the country, they have always got complaints, always facing difficulties. ഞാൻ ഈ രാജ്യത്തുടനീളം സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ കർഷകരെ കാണുമ്പോൾ എപ്പോഴും അവരെ കേൾക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് പറയാൻ ഒരുപാട് പരാതികൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, അവർക്ക് പറയാൻ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളുണ്ട്.
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय राजधानी के चांदनी चौक इलाके में अंडरग्राउंड वायरिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। इस मौके पर बता दें कि रिपोर्टर से बात करते हुए सीएम रेखा ने इस जगह को ऐतिहासिक बताया और कहा कि संस्कृति, विरासत और परंपरा सभी को एक ही जगह पर महसूस किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अंडरग्राउंड वायरिंग प्रोजेक्ट चांदनी चौक के निवासियों को बिजली के खंभों और केबलों के जाल से राहत देगा, जिससे उन्हें लंबे समय से परेशान किया हुआ था। एक ऐतिहासिक परिसर जहां हमारे देश का इतिहास, विकास, परंपराएं, संस्कृति, हर एक चीज एक ही स्थान पे कहीं देखने को मिलती है तो वो चांदनी चौक है। ये पुरानी दिल्ली का क्षेत्र, यहाँ की जड़ों में, यहाँ की हवाओं में भारत की परंपराएं, सुगंध और स्वाद, तीनों चीजें एक साथ देखने को मिलती है। ऐसे में यहाँ का जो विकास है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज मुझे खुशी है कि जो सबसे बड़ी समस्या चांदनी चौक की है, ये बेतरतीब लटकी हुई खतरनाक तारें, जो कि रोजाना इस क्षेत्र में हादसों का कारण बनती थी, जिसके कारण से कभी यहाँ के क्षेत्रवासी खुला आसमान देख नहीं पाते थे। आज 160 करोड़ की लागत से, लगभग 160 करोड़ की लागत से 28 बड़ी सड़कों पे वायरिंग को अंडरग्राउंड करने का काम हमारे ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा शुरू हुआ है। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ यहाँ के क्षेत्रवासियों को, जनता को, जिनके वोट की ताकत ने दिल्ली में कमल फूल सरकार चुनी और लगातार रोजाना दिल्ली में विकास की बयार बह रही है। रोजाना यहाँ पे दिल्ली के हित के लिए, दिल्ली की जनता की सुविधाओं के लिए काम चल रहे हैं। आज चांदनी चौक क्षेत्र को बधाई है कि वहाँ पर ये बड़ा काम 160 करोड़ की लागत से ये बड़ा काम यहाँ पर शुरू हुआ है। और इसके अलावा पूरी दिल्ली में अलग अलग जगहों पे जो हमारे ग्रिड सब स्टेशन शुरू होने का काम भी हमने यहाँ से आज शिलान्यास किया है, उसके लिए भी दिल्ली को बहुत ढेर सारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बता दें कि बिलखेत में शुरू हुए 3 दिवसीय नयार वैली एडवेंचर फेस्टिवल 2026 में शामिल हुए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी सरकार केवल घोषणाएं तक सीमित नहीं बल्कि उन्हें धरातल पर उतारने का काम करती है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य का विकास और जनता तक सरकार की योजनाओं का सही तरीके से पहुंचाना उनका मुख्य लक्ष्य है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश में अनेक नए कानून बनाए गए हैं ताकि उत्तराखंड का प्रशासनिक और सामाजिक विकास और भी मजबूत हो सके। वो सारे वचन जब तक पूरे नहीं होंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। हम लगातार काम करते रहेंगे, क्योंकि हमारी सरकार केवल घोषणाएं नहीं करती हैं, बल्कि उनको धरातल पर उतारने का काम करती है, जन जन तक पहुंचाने का काम करती है, जन जन तक सरकार पहुंचे। इसके लिए हमारा निरंतर अभियान रहता है, निरंतर हमारा मिशन रहता है। पिछले दिनों आपने देखा होगा 17 दिसंबर 2025 से हमने जन जन की सरकार, जन जन के द्वार यह अभियान प्रारंभ किया था और इसके माध्यम से हर एक न्याय पंचायत में हमारे प्रशासन के 23 विभाग जाकर जनता की समस्याओं को सुनने का काम कर रहे थे, उनको लाभार्थी योजनाओं को उन तक पहुंचाने का काम कर रहे थे। जिनके बहुत सारे प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहे थे, उनके घरों तक सर्टिफिकेट पहुंचाने का काम इस अभियान के माध्यम से, इन शिविरों के माध्यम से हुआ था। इसके पीछे हेतु था कि सरकार आपकी है और वह आपके पास पहुंचकर आपकी समस्याओं का समाधान करे। आपको अपने कामों के लिए दर दर की चक्कर न लगाने पड़े, सरकारी कार्यालयों में न घूमना पड़े, जिला मुख्यालय न जाना पड़े, देश की राजधानी में भी इन कामों के लिए चक्कर न लगाने पड़े। भाइयों बहनों, हम जहां राज्य का समग्र विकास हमारा लक्ष्य है, हमारा संकल्प है, वहीं राज्य के सामाजिक, सांस्कृतिक और इसकी पहचान यह भी अक्षुण्ण रहे, एक यहाँ की डेमोग्राफी ठीक रहे, यहाँ के सांस्कृतिक मूल्य खराब न हो। भाइयों बहनों, उसको लेकर भी हम निरंतर काम कर रहे हैं। इसलिए हमने प्रदेश में
गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा सचिवालय में विनायक दामोदर सावरकर की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सावरकर के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को याद करते हुए कहा कि उनका जीवन राष्ट्रभक्ति, त्याग और समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि उनके विचार आज भी युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं। कार्यक्रम में अधिकारी और अन्य गणमान्य लोगों ने भी उनको पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में बता दें कि पुलिस फोर्स के लिए आधुनिक गाड़ियों का उद्घाटन किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस बल को आधुनिक संसाधनों के लैस करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। नई गाड़ियों के शामिल होने से गैर आपातकालीन प्रतिक्रिया और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस को और भी मजबूती मिलेगी। कार्यक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे और नई मॉडर्न गाड़ियां शहर में सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत करने में मददगार साबित होगी। और इसके साथ ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में पुलिस फोर्स के लिए आधुनिक गाड़ियों का उद्घाटन किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस बल को आधुनिक संसाधनों से लैस करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। नई गाड़ियों के शामिल होने से गैर आपातकालीन और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस को और भी मजबूती मिलेगी। कार्यक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे और नई मॉडर्न गाड़ियां शहर में सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत करने में मददगार साबित होगी। और इसके साथ ही मॉडर्न गाड़ियों का उद्घाटन किया गया। सीएम फडणवीस ने इसका उद्घाटन किया है। सुरक्षा व्यवस्था इससे और भी मजबूत होती हुई नजर आएगी और इससे बता दें कि यातायात और भी ज्यादा आसान और सरल लोगों के लिए बनता हुआ नजर आएगा। शहर में सुरक्षा और भी ज्यादा मजबूत होगी। और बता दें कि सीएम ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में पुलिस फोर्स के लिए आधुनिक गाड़ियों का उद्घाटन किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस बल को आधुनिक संसाधनों से लैस करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। नई गाड़ियों के शामिल होने से गैर आपातकालीन और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस को और भी मजबूती मिलेगी। कार्यक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे और नई मॉडर्न गाड़ियां शहर में सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत करने में मददगार साबित होगी। हरियाणा विधानसभा में तीखी बहस के बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष के आरोपों का आंकड़ों के साथ जवाब दिया। नौकरियों पर उठे सवालों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि भर्ती में ना सिफारिश चलेगी और ना ही रेवड़ी, सिर्फ मेरिट के आधार पर ही रोजगार दिया जाएगा। सीएम ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और पेपर लीक की आशंका पर परीक्षा रद्द करने को युवाओं के हित में बताया है। इसके साथ ही गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा आरआरटीएस कॉरिडोर को मंजूरी और छछरौली के पुराने निवासियों को मालिकाना हक देने का भी ऐलान किया। नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति दोहराते हुए सीएम सैनी ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। और कोर्ट ने उसके ऊपर मजबूत मोहर लगाई है कि आप भर्ती कर सकते हैं। यह हमारी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर मोहर लगी है। मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूं आदरणीय मनोहर लाल जी का, जिसने सिस्टम को बदला। और मैं तो आप लोगों को, विपक्षी साथियों को कहूंगा कि अपने घर में उनकी फोटो लगाकर आप पूजो। ऐसा व्यक्ति है वो, ऐसा व्यक्ति है जिसने सारी व्यवस्था को बदला। आप उससे सीख लीजिए कुछ ना कुछ। आपने सीखना चाहिए उससे, उनके कार्यकाल से सीखना चाहिए था। मान्य अध्यक्ष जी, न्यायालय का जो ही निर्णय आएगा, आगे की कार्रवाई उसके ऊपर तुरंत की जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, सहायक प्रोफेसरों के 2424 पदों के विरुद्ध 1022 पदों की सिफारिश विभाग को भी भेजी जा चुकी है। माननीय अध्यक्ष जी, जो हमारे शेष पद पर भर्ती प्रक्रिया वो भी प्रगति पर है। माननीय अध्यक्ष जी, हेडमास्टर के पदों पर पदोन्नति प्रक्रिया भी न्यायालय के आदेश के कारण रुकी हुई है। जो इन्होंने उसमें चर्चा किया, जो चर्चा की उसके अंदर इन्होंने स्थगन प्रस्ताव में, काम रोको प्रस्ताव में डाला है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं, मैं इनके कार्यकाल का बताना चाहता हूं कि इनके कार्यकाल में कब कब कितनी इन्होंने भर्ती की है। मैं इनके कार्यकाल के बारे में बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी। इनका जो इन्होंने भर्ती किया है, समय देर होती जा रही है। 1/4/2005 कांग्रेस की इनकी सरकार थी। ये 31/3/2006, 1/4/2005, 31/3/2006,
1 साल के अंदर एक भी भर्ती नहीं करी, नील, 0 बटे सन्नाटा, कोई भर्ती नहीं करी। माननीय अध्यक्ष जी, फिर इनका देखिए 1/4/2006, 31/3/2007, 0 बटे सन्नाटा, कोई भर्ती नहीं हुई। माननीय अध्यक्ष जी, फिर देखिए आप 1/4/2007, 31/3/2008, 0 बटे सन्नाटा, एक भी भर्ती नहीं करी। कैसे काम चलेगा माननीय अध्यक्ष जी? और ये फिगरें बता रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं, फिर थोड़ी बहुत आंख खुली इनकी, मैं बताना चाहता हूं। कमाल कर रहे हैं आप। मैं फ्लोर ऑफ द हाउस बोल रहा हूं, मैं तथ्यों के साथ बोल रहा हूं। आपने इसके अंदर लिखा है, मैं उसके आधार पर बोल रहा हूं, जो आप उसका जवाब दे रहा हूं मैं। बत्रा जी, आप गलत मत करिए। नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते, ऐसे नहीं आप बोल सकते। मैं ये भी बता रहा हूं कि आपने कितना भर्ती किया है, मैं ये भी बता रहा हूं कि आपने कितना भर्ती किया है। माननीय अध्यक्ष जी, जो युवाओं के सपने थे कैसे चकनाचूर इनके समय में होते थे। 1/4/2008, 31/3/2009, भर्ती करे 22, ऐसा नहीं है भर्ती नहीं करे, 22 लोग भर्ती करे 1 साल, मैं बता रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, फिर 1/4/2009 और 31/3/2010, भर्ती करे 176। माननीय अध्यक्ष जी, फिर 1/4/2010, 31/3/2011, भर्ती करे 712। माननीय अध्यक्ष जी, फिर 1/4/2011 और 31/3/2012, भर्ती करे 1046। माननीय अध्यक्ष जी, फिर 1/4/2012, 31/3/2013, भर्ती करे 1046। 1 मिनट, मैं बता रहा हूं, मैं कोई गलत नहीं बता रहा, मैं आंकड़ों के साथ बता। और फिर माननीय अध्यक्ष जी, 1/4/2013, 31/3/2014, इनकी सरकार थी, भर्ती करे 448। माननीय अध्यक्ष जी, 1/4/2014 और अक्टूबर 2014, भर्ती करे 143। कुल मिलाकर के इन्होंने 10 सालों में, 10 साल इनका शासन रहा, इन्होंने भर्ती करे 3,593। और किस आधार पर माननीय अध्यक्ष जी भर्ती हुए, उन बच्चों के माँ बाप और बच्चों से जाकर के कोई भी पूछ सकता है कैसे भर्ती हुए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने कार्यकाल की बात बता रहा हूं। सुनिए, ऐसा नहीं है, सुनिए, आपस में नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, इन्होंने 10 साल के अंदर 3,593 बच्चों को किस तरीके से लगाया पूरा प्रदेश जानता है, परंतु बिना पर्ची, बिना खर्ची। मैं सिर्फ 1 साल का बताना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, हमने ये 1 अप्रैल 2024 और 31 मार्च 2025, 1 साल के अंदर 3,585 लगाए। इनके 10 साल से ज्यादा 1 साल में लगाए, बिना पर्ची, बिना खर्ची के। माननीय अध्यक्ष जी, हमने इनको लगाने का काम किया है। और ये जिस प्रकार की बातें बोल रहे हैं, और 1 अप्रैल 2025, 24/2/2026, 1067। हमारे जो 10 साल का कार्यकाल है माननीय अध्यक्ष जी, इसके अंदर 11,017 बच्चों को हमने बिना पर्ची, बिना खर्ची के हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर लगाया, और इन्होंने मात्र 10 सालों के अंदर 3,593 को लगाया। आप अंतर देखिए, इनके समय में कितना भ्रष्टाचार सिर चढ़ करके बोलता था माननीय अध्यक्ष जी। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही, और ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RN TV।